प्यारे दोस्तों, विगत दिन आप लोगों ने पढ़ा था 12वीं कक्षा का पहला चैप्टर जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन, उसका पहला दिन मतलब हम लोगों ने अलैंगिक जनन पढ़ रखा था। आज हम लोग क्या जानेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। फर्स्टली पहले करता क्या मैं हूँ कि उसको रिवाइज करा देता हूँ शॉर्ट में, इन ब्रीफ, जल्दी में मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसा कि आप न्यूज पे देख रखे होते हैं कि 5 मिनट में 100 खबरें, तो मैंने पढ़ रखा है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो उसको करेंगे क्या, जल्दी में क्या करते हैं, रिविजन करवा देते हैं। Last day you have come to know reproduction. It is a biological process in which an organism gives rise to young one similar to itself. यह एक जैविक प्रक्रिया होती है। प्रजनन क्या होती है? तो एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन दो टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। क्या होता है रिप्रोडक्शन? दो टाइप का, एक असेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, क्या कहलाता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और व्हेन two parents of opposite sex participate in the reproductive process and also involves the fusion of gametes, क्या कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब हम लोगों ने जान रखा था। तो आज हम क्या करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिटेल चर्चा करते हैं। आते कहाँ पे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आफ्टर दैट आपने टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाना था कि बाइनरी फिजन, ठीक है, इस तरह की बातें बहुत सा था। अब आते हैं कहाँ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करते हैं। देखिए आप, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लास्ट डे यू हैव कम टू नो व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल प्रोसेसेस, ठीक है, एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दो बातें बताया जा रहा है कि दो पेरेंट्स होना चाहिए यानी अपोजिट सेक्स का, एक मेल दूसरा फीमेल। ठीक है, ऐसा नहीं कि भले ही मतलब संवैधानिक तरह तरह की बातें हैं कि लीगलाइज ये है कि मेल मेल से मैरिज कर सकता है, फीमेल फीमेल से मैरिज कर सकती है, लेकिन ये नेचर के अगेंस्ट है। मतलब एज पर रिप्रोडक्शन क्या है? ये अगेंस्ट है। आपने सुना भी होगा सॉन्ग, लड़का लड़के से मनइए हनीमून, बहुत तरह की बातें ऐसा करके बहुत सा मतलब इन टर्म्स ऑफ भोजपुरी सॉन्ग सब है, इस तरह की बात आता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग क्या बात मैंने बताया? व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexual activities, when two parents of opposite sex participate in the sexual activities, sexual processes and also involves the fusion of gametes, यानी सेक्स सेल्स का क्या होता है? फ्यूजन हो जाता है, कॉम्बिनेशन होता है, क्या कहलाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं क्या कि it involves formation of the male and female gametes. Sexual reproduction involves formation of the male and female gametes. It might be possible formation asexual reproduction में भी हो सकता है, लेकिन श्योरिटी है कि वहां फ्यूजन नहीं होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स दैट मींस सेक्स सेल्स। गैमेट्स का मतलब क्या हुआ? सेक्स सेल्स की बात करेंगे। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ गैमेट्स? क्या आ जाएगा? सेक्स सेल्स। इन मेल स्पर्म बट इन फीमेल क्या आएगा? ओवम दैट इज एग। आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, ये स्पर्म और ओवम की बात करते हैं, आई मीन गैमेट्स की बात करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स की बात करते हैं। तो ये हो सकता है ये सेम इंडिविजुअल का ही हो या और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, या हो सकता है क्या? अलग अलग इंडिविजुअल जो अपोजिट सेक्स का। थैंक यू सर। अपोजिट सेक्स का मेल स्पर्म, मेल प्रोड्यूसेज स्पर्म स्पर्मेटोजोआ, वेयर एज फीमेल प्रोड्यूसेज एग ओवम, यानी डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। यानी गैमेट्स जो आएगा, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, इट माइट बी पॉसिबल सेम इंडिविजुअल से आ सकता है या डिफरेंट इंडिविजुअल होगा, लेकिन क्या होगा? अपोजिट सेक्स होगा, मतलब विपरीत लिंग होगा, एक नर तो दूसरा मादा। ठीक है, नेक्स्ट बात रहा, दिस गैमेट्स, दिस सेक्स सेल्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। यही सेक्स सेल्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, फ्यूज होता है, किसके लिए? जाइगोट बनाने के लिए। समझ में आया बात? जाइगोट को क्या कहते हैं? युग्मनज कहा जाता है। क्या कहलाता है? युग्मनज। तो these gametes fuse to form, combine to form the zygote which develops to form the new organism. क्या करता है? later on ये नए जीव में बदल जाते हैं। ये जाइगोट किस में बदलते हैं? नए जीव में। नेक्स्ट रहा, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई मीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्व्स। आपने क्या जाना था रिगार्डिंग असेक्सुअल
reproduction whatsoever of springs, that means morphologically and genetically similar individuals are called क्लोन. लास्ट डे यू हैव कम टू नो, विगत दिन आपको मैंने बता रखा था कि मोर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, आउटर लुकअप यानी नयन नक्श, ठीक है, चेहरा मोहरा, जो कुछ भी बात आपने सुन रखा होगा, भोली सी सूरत, तरह तरह की बातें, मतलब सूरत के रिगार्डिंग, मतलब फेस की रिगार्डिंग बात आ जाती है, ठीक है. तो मोर्फोलॉजिकली मतलब एक्सटर्नल फीचर्स यानी आउटर लुकअप, मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली मतलब जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, और जीन क्या मैंने बताया था, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड दैट इज डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, और जीन कंट्रोल्स द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक की बात आ जाती है, सच बात, ठीक है, वही डिटरमाइन करता है. तो मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है. क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं. तो व्हाटसोएवर ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, ये डिफरेंट होता है. क्लोन, इसको क्लोन नहीं कहा जाएगा. मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन्स आर आल्सो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं, ठीक है. तो देखिएगा, हम आप अपनी भाई बहन की ही बात करते हैं तो होता है क्या, सेम पेरेंट्स के ही क्या होते हैं, यंग वंस होते हैं, लेकिन क्या होता है, हम आपस में क्या होता है, डिफरेंट होते हैं. कोई गोरा, कोई सावला, ठीक है, किसी का आउमीन चाउमीन इज्जा पिज्जा वाला, मतलब आई मीन घुंघराला सा केस होता है, किसी का सिल्की होता है, बहुत तरह की बात होता है, कोई लंबा होगा, कोई ठिगना होगा, यानी ये सब डिफरेंसेस देखने को आता है, ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, गैमेट्स कंबाइन करता है, दैट्स व्हाई क्या होगा, यहाँ पे वेरिएशन आएगा, और वहां क्या होता है, या तो नो वेरिएशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या लिस्ट अमाउंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, ये बात रहा. तो बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग, वैसे ऑफस्प्रिंग आएगा जो आइडेंटिकल नहीं होगा, आई मीन चाइनीज की तरह नहीं होगा. चाइनीज जो होता है, मोस्ट ऑफ द पर्संस क्या होगा, एक ही शकल सूरत का नजर आता है. समझे बात कि नहीं. अगर क्रिकेट टीम की बात कर ले, अगर चाइना भी खेलना चालू कर दे, तो आई मीन अगर हेलमेट लगा के पहुंचे तो पता चलेगा वही पर्सन खेल रहा है, दोबारा भी आ जाएगा, मतलब आउट होने के बाद भी पवेलियन से आ जाए, खेल रहा है, पता ही नहीं चल पाएगा. मतलब तरबूज सा शकल होता है, एक जैसा शकल, मतलब कहने का मतलब बहुत सा मिलता जुलता रहता है, इस तरह की बात रहा. मतलब उतना ज्यादा डिफरेंसेस देखने को वहां नहीं आता है. सो बात रहा. नेक्स्ट है डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स, यानी अलग अलग फेजेज होता है. जैसा कहने का मतलब ये ना कि जैसे कोई यंग वंस आज डेवलप हुआ, आज टेक बर्थ हुआ, ऐसा नहीं कि आज से फिर वो अपना भी मतलब बच्चा डेवलप करना चालू हो जाएगा, ऐसा बात नहीं होगा, ठीक है. जैसा कि सो बात रहता है, तो वैसे मतलब कि छोटा सा यंग वंस में ही क्या होगा, यंग वंस को डेवलप नहीं कर पाएगा. सो बात रहा, यानी अलग अलग फेजेज होता है. सो बात देखते हैं, और कौन कौन सा फेजेज है. पहला है क्या, जुवेनाइल फेज. लिसन प्लीज, क्या है, जुवेनाइल फेज. ये क्या, कौन सा फेज है, जुवेनाइल फेज. अब ध्यान दीजिएगा पहले, यानी पहले फेज को क्या कहते हैं, पहले स्टेज को क्या कहा जाता है, जुवेनाइल फेज कहा जाता है. तो उसकी चर्चा करते हैं. अब ध्यान दीजिएगा, जुवेनाइल फेज, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ मैच्योरिटी इन देयर लाइफ, यानी सभी जीवों को अपने जीवन काल में, अपने जीवन में एक सर्टेन स्टेज तक एक पहुंचना होता है, एक निश्चित उम्र तक क्या होता है, निश्चित एज ग्रुप तक, निश्चित उम्र तक, निश्चित आयु तक पहुंचना होता है. यानी रिप्रोडक्टिवली क्या होता है, मैच्योर होना होता है, ठीक है. इन दैट केसेस क्या होगा उसका, व्हाटसोएवर देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कुछ भी जनन अंग होता है, समझे, उस जनन अंग भी क्या होता है, मैच्योर होता है, और इंटेलेक्चुअल लेवल भी मैच्योर होता है. सो बात आया, मतलब इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी भी आती है, फिजिकल मैच्योरिटी भी आती है, मतलब शारीरिक चेंजेस भी आता है, जो कि आपने पढ़ रखा है इन क्लास 8th रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. मतलब कहने का मतलब जवानी की अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होता है, मेल में कुछ अलग और फीमेल में कुछ अलग, भली भांति आप लोग जानते हैं, वहां पे नहीं जाएंगे, पहले पढ़ रखा है आपने, ठीक है. सो बात रहा. तो ग्रोथ मैच्योरिटी यानी परिपक्वता आता है उसके जीवन में, बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले, लैंगिकता मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले उसका क्या होता है कि एक सर्टेन स्टेज तक ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने के बाद क्या आता है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी आती है. समझ में आया बात. तो उसको क्या कहेंगे, जुवेनाइल फेज कहा जाएगा. क्या कहलाएगा, जुवेनाइल फेज. समझ में आया. नेक्स्ट है आपका, इन एनिमल्स दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज. मैंने पहले ही बता दिया, एक सर्टेन स्टेज तक क्या करना पड़ता है, उसको ग्रोथ करना पड़ता है, सो दैट रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाए, ठीक है, परिपक्व आ जाए. मतलब उसका जनन अंग में भी क्या होगा, बहुत सा ऐसा चेंजिंग देखने को आता है, पूरे के पूरे बॉडी में भी कुछ चेंजिंग देखने को आता है. जैसे बात करते हैं मेल्स की बात, तो क्या आ जाएगा, इन मेल क्या होता है कि दाढ़ी मुझे आ जाती है, मेल्स में आता है. फीमेल्स में भी थोड़ी बहुत केसेस ऐसा बनता है जो हार्मोनल बात आता है, ठीक है. इसके बाद सोल्जर ब्रोड हो जाएगा, और मेनी मोर चेंजेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आई मीन टेस्टिस भी क्या करता है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना चालू कर देता है, ठीक है. टेस्टिस यानी विरिसन क्या करता है, स्पर्म का यानी प्रोडक्शन करना चालू कर देता है. सो बात रहा. नेक्स्ट है, दिस फेज इज ऑफ
हाँ, प्लांट्स के केस में, वाइल इन प्लांट्स के केसेज में यही जुवेनाइल फेज को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। इन प्लांट्स जुवेनाइल फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। क्या कहलाएगा, प्लांट्स के केसेज में यही जुवेनाइल फेज क्या कहलाता है, इसको क्या कहेंगे, वेजिटेटिव फेज कहा जाएगा। प्लांट्स के केसेज में क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव फेज। ठीक है, नेक्स्ट है, ये वेरिएबल होता है। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन। वेरिएबल ड्यूरेशन का कहने का मतलब किसी जीव में कम समय का होगा, किसी में लंबे समय का होगा। कोई मान लेते हैं कि साल 2 साल ही ग्रो कर पाएगा, बाकी फिर रिप्रोडक्शन करना चालू कर देगा। लेकिन ह्यूमन की ही बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज बात आता है क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड कर रखा है कि मेल का एज ग्रुप कितना होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए 21 ईयर्स। आफ्टर डेट क्या होगा, मतलब रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी जाती है, आ तो जाती है पहले से, लेकिन क्या करता है पूरे के पूरे मतलब तरीके से जो फॉर ये अंगवंश को डेवलप के लिए तैयार हो जाता है, तो क्या आ जाता है, मेल का 21 डिसाइड किया गया है, और वेयर एज इन फीमेल्स क्या होता है 18 ईयर्स। तो वैसे करके बात रहा, तो ये वेरिएबल ड्यूरेशन होता है। जुवेनाइल फेज जो आया ये वेरिएबल ड्यूरेशन का होता है, मतलब बदलता हुआ ड्यूरेशन का होता है अलग अलग जीवों में, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। सो बात रहता है। ठीक है, यानी जुवेनाइल फेज जो है, ग्रोथ वाला फेज जो है, ये फेज क्या होता है, अलग अलग जीवों का क्या है, अलग अलग होता है, यानी डिफरेंट होता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमारे चैनल प्रयास साइंस क्लासेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल पे बने रहिए कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या रहा आपका, रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं। कौन सा फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। देखो आप, रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा फेज क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब ये क्या आया, 3 फेज में बांटा गया है। पहला जुवेनाइल फेज है, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज है, और तीसरा क्या है, सेनेसेंट फेज। तो ध्यान देना, पहले जुवेनाइल फेज को ही प्लांट्स के केसेज में क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव फेज, या इसको ग्रोथ फेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट फेज क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर लेते हैं। देखो आप, तो जुवेनाइल फेज के एंड पे, यानी जब जुवेनाइल फेज यानी ग्रोथ वाला पीरियड क्या होगा, समाप्त होगा। एट द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज होता क्या है कि ये मार्क्ड बाय, चिन्हित किया जाता है, पता लग जाता है क्या आ गया, कौन सा फेज आ गया, बाय द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फेज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। यानी पहले क्या था, जुवेनाइल फेज, और जुवेनाइल फेज जो ही समाप्त हुआ, कौन सा फेज आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सा फेज होगा, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सेनेसेंट फेज। पहला क्या है, जुवेनाइल फेज, नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज, और उसके बाद क्या आ जाता है, ओल्ड स्टेज की फेज की बात आता है, सेनेसेंट फेज की बात आ जाता है। क्या है, सेनेसेंट फेज। राइट, यहां तक समझ में आया? तो क्या बताया गया कि एट द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज के समाप्ति पे क्या आ जाता है, किसकी शुरुआत हो जाती है। अगर कोई भी किसी भी चीज का एंडिंग होता है तो वहीं से किसी चीज का बिगिनिंग भी होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे मान लेते हैं आपके लाइफ में भी कुछ मतलब इस तरह का हो गया, तो वहां से क्या होता है, आप नई शुरुआत कर सकते हैं। तो यही बात आया यहाँ पे भी कि जुवेनाइल फेज के एंडिंग के बाद कौन सा फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, किसकी शुरुआत होती है, तो रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत होती है। ठीक है, अब देखो आप, अब रिप्रोडक्टिव फेज में क्या क्या आता है, सो बात आता है। तो इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय, मतलब जुवेनाइल फेज के जस्ट बाद, फॉलोड मतलब अनुसरण किया जाता है, तो जुवेनाइल फेज के फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मॉर्फोलॉजिकली मतलब वही मैंने बताया जस्ट अभी आपको, एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब शकल, सूरत, नयन, नस्ल, बहुत तरह की बात आ जाती है, वैसे करके मतलब चेंजिंग आता है। ठीक है, ये बात रहा। दूसरा बात फिजियोलॉजिकल, मतलब कार्य की अंदर अंदर बहुत सा कांड होना चालू हो जाता है। आई मीन बहुत तरह की बात, जैसे मान लेते हैं, बताते हैं थोड़ा सा विजुअल एग्जांपल के तौर पे। जनरली क्या होगा कि एट सर्टेन स्टेज तक क्या होता है, मेल और फीमेल पता ही नहीं चल पाता है। मतलब अगर ऐसे ऐसे दिखा जाए, मतलब अगर कोई गर्ल्स भी है क्या करते हैं, अगर वो बॉय कट बाल रखा हुआ, मतलब ऐसे कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। यानी इवन मतलब मोस्ट ऑफ, अगर साउंड में भी कुछ चेंजिंग रहता है तो वैसे करके बात आता है। लेकिन एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, यानी जब रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचते हैं तो बहुतों से ऐसा चेंजिंग देखने को आता है, मेल में भी और फीमेल में भी। यानी मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल फीचर्स के तौर पे भी, और क्या आता है, फिजियोलॉजिकली मतलब कार्य, यानी उसका बॉडी क्या करता है, कुछ ना कुछ अंदरूनी कांड करना भी चालू करता है। सो बात रहा, मतलब फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल। क्या होगा, वर्किंग प्रिंसिपल। तो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों के चेंजेस आता है, यानी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को आता है। कौन से फेज में, तो रिप्रोडक्टिव फेज में। ठीक है, प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, पूरे के पूरे मतलब सक्रियता रिप्रोडक्टिवली, यानी जनन क्या करता है, जनन की जो व्यावहारिकता होता है उसकी मतलब उससे उसको सक्रिय करने से पहले बहुत सा ऐसा चेंजिंग आता है। यानी रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकल क्या होगा, चेंजेस देखने को आएगा। ठीक है, ये बात रहा।
ऐसा आप लोग भी मतलब ये टीनेजर्स एज ग्रुप होता है, ये मेकिंग और मैरिंग टाइम होता है, यही बढ़ने और बिगड़ने का समय होता है। रीजन यही होता है कि हार्मोन्स क्या करता है, हार्मोन्स ना सेक्रेट हो तब पर भी व्यक्ति परेशान होता है और ज्यादा सेक्रेट हो तब पर भी परेशान होगा। और जो कुछ भी चेंजिंग लेके आता है तो हार्मोन्स का ही मतलब मेजर रोल होता है इस सब में चेंजिंग का। हार्मोन क्या होता है सो आपने पढ़ रखा होगा क्लास 11th का चैप्टर लास्ट चैप्टर दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, चैप्टर नंबर 22 मतलब चैप्टर जो 22वां चैप्टर है उस चैप्टर में आपने पढ़ रखा होगा हार्मोन्स क्या होता है। तो हार्मोन्स के बारे में मैं बता देता हूं आपको कि हार्मोन जो होगा, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। पहला बात यानी हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हार्मोन्स कैसे होते हैं तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, ठीक है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। दूसरा बात, ठीक है, इट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। अब देखो आप, इंटरसेलुलर मैसेंजर, तीन बातें मैंने बताया हार्मोन्स की रिगार्डिंग। क्या बताया मैंने, तीन बात। पहला बात क्या बताया आपको कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होगा, हार्मोन्स क्या होगा, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होंगे, ठीक है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। पहला बात क्या मैंने बताया, इसका कीवर्ड्स क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, मतलब इसमें कोई पोषक तत्व नहीं है, ठीक है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, नॉन न्यूट्रिएंट। और दूसरा, इट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये किसकी भांति काम करेगा, इंटरसेलुलर मैसेंजर की भांति करेगा, काम करेगा। इधर थोड़ा सा लिखते हैं, इट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। पहला बात क्या है कि नॉन न्यूट्रिएंट मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स की तरह क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, यानी पोषक तत्व नहीं होंगे। तो दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। पहला क्या मैंने बताया, हार्मोन्स की बात मैं बता रहा हूं, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। भाई बहुत ही गजब का कांड करता है मेल और फीमेल, पूरा का पूरा चेंजिंग इसी का होता है, ठीक है। न सेक्रेट हो तब पर भी व्यक्ति परेशान होता है, भाई हो क्यों नहीं रहा है, ज्यादा सेक्रेट हो तब पर भी कांड करना पड़ जाता है। सो बात रहा, तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, पहली बात। दूसरा, इट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मैसेंजर, ध्यान देना, इंटरसेलुलर मैसेंजर का मतलब आप जानते होइएगा, खबरी, ठीक है। मैसेंजर किसको कहते हैं, संदेश वाहक को, ठीक है। तो इट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स मतलब क्या, अगर मैं अपनी शब्दों में आपको बताऊं तो क्या करता है, ये चुगली करने का काम करता है, यहां से वहां क्या करता है, मैसेज ट्रांसमिट करता है। या आप कह सकते हैं, आप अपने शब्दों में, पहली प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया, मतलब ये करता क्या है, दूसरे को मैसेज ट्रांसमिट करने की बात करता है, यानी सेल टू सेल क्या करता है, मैसेज ट्रांसमिट करता है। दैट्स व्हाई हार्मोन्स आर इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड इट सेक्रेट्स एज, क्या आ जाएगा, इट रिलीजेस इन, क्या आता है, ट्रेस अमाउंट, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में सेक्रेट होता है, लिटिल अमाउंट में सेक्रेट होता है। सो बात रहा, ठीक है। और हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय, क्या आता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स भी कौन से ग्लैंड्स के द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड्स होता है। ये पूरे के पूरे अपने हार्मोन्स के सेक्रेशन को क्या करेगा, हार्मोन्स को कहां पाउर करता है, तो ब्लड में उड़ेल देगा, ठीक है, ब्लड में पुट अप करता है। सो बात रहा, तो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, पहली बात। इट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, और तीसरी बात क्या मैंने बताया, इट सेक्रेट्स इन ट्रेस अमाउंट। सो बात रहा, क्या कहलाएगा, हार्मोन्स कहलाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है बात, तो अ नंबर ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन देयर बॉडीज, तो बहुत तरह का मतलब अ नंबर ऑफ चेंजेस, बहुत तरह का बदलाव देखने को आता है ह्यूमन बॉडी में, मतलब किसी भी जीव में क्या आता है, इन रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, बहुत से ऐसा बदलाव देखने को आता है, ठीक है। ऐसा बदलाव आप लोग भी फील कर रहे होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या रहा, रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन, जस्ट लाइक जुवेनाइल फेज यानी ग्रोथ फेज। अलग अलग जीवों में क्या होता है, जुवेनाइल फेज जो अलग अलग होता है, अलग अलग समय का होता है, अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। इन अ सिमिलर वे अलग अलग जीवों में रिप्रोडक्टिव फेज भी क्या होता है, वेरिएबल ड्यूरेशन का होगा। कौन सा ड्यूरेशन का होगा, वेरिएबल ड्यूरेशन का होगा। अलग अलग जीवों में अलग अलग ये होता है, ठीक है। कौन सा फेज, तो रिप्रोडक्टिव फेज, जस्ट लाइक जुवेनाइल फेज। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले स्लाइड पे आते हैं। अगला स्लाइड क्या है आपका, ब्रीडिंग सीजन। अब ब्रीडिंग सीजन की बात करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूसिंग सीजन की बात करते हैं। थोड़ा सा जैसे गांव घर में सुना होगा, अब लगन आ गया, मतलब शादी ब्याह का मौसम आ गया, ठीक है। तो वैसे करके बात रहा, तो इसी तरह की रिप्रोडक्टिव फेज में भी क्या आता है, ब्रीडिंग सीजन, मतलब जन्मने की बात आ जाती है कि इन डेट केसेज क्या होता है, कुछ कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो सीजनल ब्रीडर होता है। सीजनल ब्रीडर मतलब उस पर्टिकुलर सीजन में ही क्या करेगा, अपने यंग वंस को, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। ये बात रहा, चलिए देखते हैं। तो कहता है क्या है, ब्रीडिंग सीजन की बात करते हैं, मतलब वही जन्मने की बताता है कि मतलब बच्चे पैदा करने का कौन सा मौसम है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो आप, वैसे तो रहा क्या,
ध्यान दीजिएगा, ब्रीडिंग सीजन की बात करते हैं। इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स, अधिकतर जानवरों में, इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स डू नॉट ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। बहुतों से ऐसा जानवर होता है, यानी अधिकतर ऐसा जानवर होते हैं, अधिकतर मोस्ट ऑफ एनिमल्स डू नॉट ब्रीड थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं होता है कि सालों के सालों भर क्या करेगा वो बच्चा पैदा करने मतलब करता रहेगा, ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। इंस्टीड दे आर सीजनल ब्रीडर्स, तो सालों भर मतलब क्या करता है, यंग वंस को डेवलप न करके किसी न किसी पार्टिकुलर सीजन में ऐसा डेवलप करता है, यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। डेट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है, यानी मौसमी मतलब कहने का पार्टिकुलर सीजन में ही क्या करता है ये जनन मतलब डेवलप कर पाता है। डेट्स वाई इसको सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो फॉर इंस्टांस की बात करते हैं कि एज फॉर रेफरेंस बर्ड्स लिविंग इन नेचर, अब ध्यान देना पहले, अब कहता है क्या, वैसे पक्षियां जो प्रकृति में रहते हैं, पिंजरे वाला नहीं कि जबरदस्ती मुर्गी से अंडा दिलवा देते हैं, ठीक समझे बात। तो क्या कहा, बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग्स ओनली सीजनली, कहता है वैसे पक्षियां जो प्रकृति में रहता है, मतलब खुले मतलब आकाश में खुले गगन की बात करते हैं, वहां नेचर में रहते हैं, तो क्या करता है सीजनली ही ब्रीड करते हैं, मतलब सीजनली ही क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं। जो अंडे देंगे वो मौसमी मतलब एक पार्टिकुलर मतलब सेट ऑफ मंथ्स होता है, ये सीजन होता है, उसमें ही क्या करेगा, एग को लिया मतलब ले करेगा, एक अंडे देने की बात होगी, ले एग का मतलब क्या हुआ, अंडा देना, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है हाउएवर, अब देखो बात, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाउएवर बर्ड्स इन, मैं क्वेश्चन का सीरीज भी लेके आऊंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए मैं नीट का क्वेश्चन का सीरीज भी लेके आऊंगा, बोर्ड के क्वेश्चन का भी सीरीज लेके आऊंगा, उसका आपका अलग अलग इस तरह की बात रहेगा, बिहार बोर्ड, सीबीएसई और नीट, ठीक है, इस तरह से बातें रहेगी आपका। ये बात मत भूलिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना, ठीक है। देखो आप नेक्स्ट क्या है, आपका चैनल का नेम क्या है, आपका प्रयास साइंस क्लासेज, ठीक है। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी, कैप्टिविटी की बात करते हैं, मतलब क्या, पिंजरे की बात करते हैं। जैसे मुर्गा को लोग पालता है, मतलब पोल्ट्री फार्म सुना होगा, वैसे करके मतलब मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड फाउल से और क्या बात करते हैं, एनिमल्स को भी क्या किया जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है। तो उसकी बात, तो बर्ड्स इन कैप्टिविटी, बर्ड्स की बात करते हैं, तो वैसे बर्ड्स जो क्या होता है, कैप्टिविटी मतलब पालतू, डोमेस्टिकेटेड की बात आया, ठीक है। एज इन पोल्ट्री फार्म्स, किसके, पोल्ट्री फार्म्स की बात करते हैं, कैन बी मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर। अब उसको क्या किया जाता है, उसको ऐसा बनाया जाता है कि उस सालों के सालों भर अंडा दे, तब तो कॉमर्शियली हम लोग क्या करता है, मतलब उसको बिक्री कर पाएंगे, बेच पाएंगे इकोनॉमिकली, ये बात आया। तो बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोल्ट्री फार्म्स कैन बी मेड टू ले, ठीक है, मेड टू ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, सालों के सालों भर क्या होता है, अंडे उससे दिलवाए जाते हैं, ठीक है। बाई हार्मोनल ट्रीटमेंट, मतलब क्या होगा, जैसे गाय को सुना होगा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया, दूध निकाल लेता है, समझे बात की नहीं, जब उसका काप क्या होता है, डेथ कर गया होता है, वैसे करके बात आता है, यानी ऑक्सीटोसिन दैट इज आल्सो अ हार्मोन। तो इन सिमिलर वे यहाँ भी हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है, और हार्मोनल ट्रीटमेंट करके, हार्मोनल इंजेक्शन दे करके क्या किया जाता है कि कैप्टिविटी का बर्ड्स को क्या किया जाता है कि थ्रू आउट द लेइंग किया जाता है, मतलब पूरे के पूरे थ्रू आउट द ईयर्स क्या होगा, एग लेइंग करवाया जाएगा। इन दिस केस एग लेइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। अब ऐसे केसेज में जब उसको सालों के सालों भर अंडे दिलवाए जाते हैं, तो इन दैट केसेज क्या होगा, एग लेइंग जो होगा ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जुड़ा हुआ पहलू नहीं है, नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इज ए कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन। देखो आप, कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिकली मतलब व्यवसायीकरण क्या हुआ, शोषण हुआ, समझ में आया। जहां वो एक अंडे देने की बात थी तो उसको जबरदस्ती जबरन 3-4 अंडे दिलवाए जाते हैं, मतलब हार्मोनल ट्रीटमेंट करके, इस तरह से उसका डाइट दिया जाता है, हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है, मतलब टैबलेट्स दिया जाता है सच। तो फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यानी मानव अपनी भलाई के लिए क्या करता है कि कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट करता है, किसको, बर्ड्स दैट आर इन कैप्टिविटी। बर्ड्स, वैसे बर्ड्स जो क्या होता है कैप्टिविटी में रखे जाते हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्म्स में रखे जाते हैं, तो मानव अपनी भलाई के लिए उसका कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन करता है, पूरा का पूरा, ठीक है, व्यावसायिक शोषण करता है। नेक्स्ट बात है, अब आते हैं अगले स्लाइड पे। नेक्स्ट देखिए आप, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान और क्या क्या चेंजेस आता है फीमेल्स मेल्स में, सो बात करते हैं। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज होता क्या है, सो ध्यान रखिएगा। द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल्स, अब प्लासेंटल मैमल्स की बात करते हैं, ह्यूमन्स आर आल्सो मैमल्स। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको लास्ट मैंने बताया था कि आर.एच. व्हिटकर के अकॉर्डिंग इन 1969 की बात करते हैं, आर.एच. व्हिटकर ने पूरे के पूरे
होल किंगडम को, होल लिविंग वर्ल्ड को क्या किया, 5 किंगडम में बांटा था, पूरे के पूरे सजीव जगत को, ठीक है, 5 किंगडम में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये 5 किंगडम था। किसके द्वारा दिया गया था? दिस किंगडम मतलब दिस क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटकर। ये जो क्लासिफिकेशन है आर.एच. व्हिटकर नाम का, रॉबर्ट एच व्हिटकर नाम का मतलब टैक्सोनॉमिस्ट था या कह सकते हैं बायोलॉजिस्ट था, जिन्होंने क्या किया, इसको क्लासिफाई किया था पूरे के पूरे सजीवों की दुनिया को, ठीक है, जिसमें जान प्राण होता है, वैसे जीवों का क्या किया, 5 पार्ट में बांटा था, 5 टाइप में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। उसकी बात रहा तो उसमें क्या आता है, अब हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन जो होता है किस किंगडम से बिलोंग करता है, तो एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम में भी क्या है, तो क्लास की बात करते हैं, मैमलिया क्लास है। मैमलिया कहने का मतलब क्या होता है, ह्यूमंस के फीमेल में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड होता है। मेमोरी ग्लैंड कहने का मतलब यानी आई मीन ब्रेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्या बात करते हैं, ब्रेस्ट की बात। उसको क्या कहेंगे इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, क्या कहा जाएगा, मेमोरी ग्लैंड्स कहा जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना पहले, तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल्स, अब मैमल्स में भी क्या आता है, मतलब प्लासेंटा, यानी ये मैमल्स का क्या होगा, प्लासेंटा की बात करते हैं, जिससे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो डेवलपिंग फीटस होता है, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है, फुली डेवलप्ड बेबी को फीटस कहा जाता है, जो हम जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, ठीक है, क्लास 12 का। तो उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, उसी प्लासेंटा के थ्रू जो क्या किया जाता है, उसको नॉरिशमेंट दिया जाता है। पूरा डिटेल प्लासेंटा हम चैप्टर नंबर 3 में जानेंगे। तो प्लासेंटा मैमल्स, प्लासेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेज। अब ध्यान देना पहले, साइक्लिकल चेंजेज मतलब कुछ ना कुछ क्रमिक क्या होता है, बदलाव आते हैं इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरी। किसके एक्टिविटीज में, तो ओवरी की एक्टिविटी में। किसके एक्टिविटी में, ओवरी मतलब अंडाशय के एक्टिविटी, क्रियाकलाप में। एंड एसेसरी डक्ट, अब देखो आप, दो तरह की बात होती है, एक नेसेसरी और दूसरा एसेसरी। नेसेसरी का मतलब जरूरी, जो हम लोगों का हो जाता है, हमारी ऑक्सीजन कोई और होता है, आपके ऑक्सीजन कोई और होती है, दिल और दिमाग पे कब्जा किसी और का होता है, मेरे बिन तुम नहीं है, तुम्हारे बिन हम नहीं, सो बात रहा। यहाँ एसेसरी की बात, तो वहां कहते हैं नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब आवश्यक, जरूरी, ठीक है, और एसेसरी का मतलब क्या हो जाता है, सहायक। जैसे हम किसी से मतलब होता क्या है, कहीं मिलने जाते हैं तो कोई एगो गार्ड करने वाला होता है, भाई पहरा देने वाला होता है, तो वही बात यहाँ एसेसरी की बात आया, मतलब सहायक की बात आया। कौन सा डक्ट है, तो एसेसरी डक्ट, ठीक है, सहायता देने वाले डक्ट की बात करते हैं, ठीक है। एज वेल एज सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, तो होता क्या है कि रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान फीमेल्स प्लासेंटल मैमल्स में, मतलब फीमेल्स और प्लासेंटल मैमल्स साइक्लिकल चेंजेज होता है, जो क्या करेगा, मतलब ओवरीज की एक्टिविटीज को इस तरह की बात आता है, प्रदर्शित किया जाता है। और क्या, सहायक डक्ट हुआ करता है, डक्ट दैट इज पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जो ये सब कुछ ना कुछ यहाँ से वहां सेक्रेट करके लेके चला जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, डक्ट्स कहा जाएगा। इस तरह की बात रहा। एज वेल एज सेक्रेशन की बात है, आता क्या है, नेक्स्ट क्या आता है, सेक्रेशन की बात करते हैं। सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स रिलीज करने की बात आ गया, जो मैंने बता रखा है आपको। हार्मोन्स होता क्या है, तो दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। नेक्स्ट बात, इट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, और तीसरी बात क्या, इट सेक्रेट्स इन ट्रेस अमाउंट। 3 बातें मैंने बताया, और इंटरसेलुलर मैसेंजर की बात मैंने क्या बताया, वही आपको बड़ी बढ़िया सा शब्दों में आपको समझा रखा था। पहली प्यार की, दूसरी चिट्ठी, तीसरी को दया। भली बात आप समझ गए होंगे, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, नॉन प्राइमेट मैमल्स की बात करते हैं, मतलब जिसमें क्या होता है, ये प्लासेंटा नहीं होता है। और बात क्या करे, तो चेंजिंग, प्लासेंटा नहीं सॉरी, यानी क्या आएगा, जो कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है पर मंथ। जैसे देखोगे आप, यानी इन ह्यूमन फीमेल्स, फीमेल ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं, तो पर मंथ क्या आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ करता है, यानी जिसको क्या कहते हैं, मेंस कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, एमसी कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी बात करते हैं। तो इन नॉन प्राइमेट मैमल्स, और मैमल्स में भी, मैमल्स कहने का मतलब दोज और मीन हैविंग मेमोरी ग्लैंड, उसको क्या कहेंगे, मैमल्स कहा जाएगा। तो इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज, sheep, rats, deers, dogs, tigers, etc. Such cyclical changes during reproduction are called estrus cycle. इसको क्या कहा जाता है, estrus cycle। लेकिन एप्स, मंकी और ह्यूमन में ऐसा जो कुछ भी चेंजिंग आता है, तो उसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। नॉन प्राइमेट में जो कुछ भी चेंजिंग होगा, साइक्लिकल चेंजिंग होगा, तो उसको कहा जाएगा estrus cycle, OESTROUS, estrus cycle। और एप्स में, मंकी में और ह्यूमन की बात करते हैं, इस सब के फीमेल्स में जो कुछ भी चेंजिंग होगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, प्राइमेट्स। यानी प्राइमेट्स में जो चेंजिंग होता है, तो उसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी इन शॉर्ट क्या कहते हैं, एमसी कहा जाता है। भली भांति इस बात को आप जानते हैं, सो बात रहा। यानी या अगर और शुद्ध हिंदी की बात करें, तो उसी को रजोवृत्ति यानी रजो धर्म कहा जाता है, इस तरह की बात आता है, सो बात रहा। नेक्स्ट है, मेनी मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव। बहुतों से ऐसा मैमल्स है, देखो ध्यान देना,
नीट में एक्चुअली पूछा जाता है जो कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी से ही होते हैं। इस बात को आप गांठ बांध लो, ठीक है, इस बात को आप गांठ बांध लो, हमेशा दिमाग में रखो कि टोटली एनसीईआरटी के मतलब 90% से एबव क्वेश्चन 90% प्लस क्वेश्चंस क्या होते हैं एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स को और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को भी ना तो टीचर्स को पढ़ाने का आइडिया होता है कि एनसीईआरटी पढ़ाया कैसे जाता है, और ना ही स्टूडेंट्स को होता है कि हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी इफेक्टिवली, ठीक है। यानी क्या होता है वहीं से क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से होते हैं एनसीईआरटी से ही होते हैं। लेकिन उसको तरीके से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। मतलब अब ये सोचिएगा कि 3-4 बार मैंने पढ़ लिया सुपरफिशियली या एक लाइन ही पढ़ लिया और उसको हाइलाइटर लगा दिया, मतलब एक सेंटेंस को हाइलाइटर लगा दिया, मतलब वही मेरे शब्दों में अगर कहा जाए तो आप होठलाली लगा देते हैं किताब को, उससे काम चलने को नहीं है कि रेड कलर का ग्रीन कलर का वैसे करके आप क्या करते हैं एक स्टेटमेंट को रंगते चले जाते हैं, उससे बात नहीं होता है। वहां से आपका नहीं नीट का रिजल्ट होगा कहां से, ध्यान दीजिएगा, ऑल बट सम मेजर फ्यू, सब बातों पे ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि नाउअडेज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में, जो मैं आपको क्वेश्चन सीरीज में बहुत ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। ऑल बट सम मेजर मोस्ट, ये सब बातों पे ध्यान रखने की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्या कहा, मेनी मैमल्स, ऑल मैमल्स नहीं है, क्या है, मेनी मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। अब बहुतों से ऐसा मैमल्स होता है, अनेकों ऐसे मैमल्स होते हैं। मैमल्स कहने का मतलब स्तनधारी यानी स्तनपाई की बात करते हैं, जिसमें क्या होगा स्तन होता है, सो बात आ जाएगा, यानी मैमरी ग्लैंड्स होता है। समझ में आया बात, आपको याद होगा भले ही 3 इडियट्स का क्या कहते हैं उसको, साइलेंसर का जो स्पीच होता है, ठीक है। तो उस तरह की बातें मैं वहां नहीं जाऊंगा, उसके स्पीच पे नहीं जाऊंगा, मतलब ये वर्ड आपने वहां भी सुन रखा होगा, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड्स की बात करते हैं मतलब स्तनपाई की बात करते हैं, सॉरी मैमल्स की बात करते हैं मतलब स्तनपाई जीव की बात करते हैं। तो मेनी मैमल्स, ह्यूमन्स आर आल्सो मैमल्स, तो मेनी मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। अब होता है क्या है, बहुतों से ऐसे मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनपाई जीव होते हैं, जो थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव फेज में पूरे के पूरे थ्रू आउट मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है। इसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है। तो ह्यूमन्स आर आल्सो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, बट सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है सीजनल ब्रीडर्स होता है, जैसा कि आपको मैंने बर्ड्स के बारे में बताया है, पक्षियों के बारे में बताया है, और पक्षी से हमारा पुराना नाता रहा है, ठीक है। जो आज के दिनों में हम लोग भले ही टेक्सटुअल मैसेज कर देते हैं हाय हेलो और लगातार लगे रहते हैं, तो अभी के आशिक क्या जानेगा पुराने दौर का हाल, ठीक है। जो क्या होता था कि एक कबूतर जा पहली प्यार की दूसरी चिट्ठी कहीं और पहुंचाता है, सो बात रहा। तो उस दौर के आशिक का हाल क्या समझेगा आज के आशिक, सो बात रहा। चलो देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं, यानी एक सीजनल ब्रीडर रहा, दूसरा क्या कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ठीक है। मतलब इस चैनल पे आपको पढ़ाई के साथ साथ फुल इंटरटेन भी मिलेगा, मतलब आपको टॉपिक को इस तरीके से रिलेट किया जाएगा जो आप कभी बोर फील नहीं कर पाएंगे, और दूसरी बात क्या, इसको बड़ी भली भांति आप समझ भी पाएंगे, ठीक है। बहुत ही मजे से पढ़ाई होती है। आखिर पढ़ने में मन लगता किसको है, आई मीन अगर पढ़ने में इतना ही मन लगता तो आई मीन जैसे कि हम लोगों को क्या होता है, अगर क्रिकेट में मन लगता है तो जो ही क्रिकेट का नाम आता है, भले ही हम स्टडी रूम में हो, किचन रूम में, जहां कहीं भी होते हैं, या नींद में ही क्यों ना होते हैं, हमारा पूरा का पूरा पिच का मतलब क्रिकेट पिच का आंकड़ा लग जाता है कि स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक, कौन स्ट्राइकर बॉलर होगा, कौन किधर लेग में मारेंगे कि स्पिन मतलब क्या कहते हैं ऑफ में मारेंगे कि क्या किधर कट लेंगे, मतलब पूरा का पूरा हमारे दिमाग में ही पूरा का पूरा ये पूरा मतलब स्टेडियम कहा जाता है कि कौन प्रशंसक किधर, ये बहुत तरह की बात होती है। लेकिन पढ़ाई की बात करते हैं तो बहुतों को क्या होता है कवर पेज तक याद नहीं रहता। अगर आज के दौर में कोई कहे कि हमको पढ़ने में बहुत मन लगता है तो हम मतलब आई मीन कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सरस्वती का साक्षात क्या हो जाता है, अवतार ले लिया गया। दूसरा क्या, यानी मोस्ट ऑफ पर्सन्स को क्या होता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ने में मन नहीं लगता। रीजन क्या होता है कि उसको जब तक हम इंटरटेन तरीके से नहीं पढ़ेंगे तब तक इस तरह की बात नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात आते हैं, समझ में आया। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे आपको एंटरटेन के साथ साथ आई मीन स्टडी से कोरेस्पोंडेंट, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड आपको टॉपिक को पूरा का पूरा जोड़ करके बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना जाता है, मतलब इंटरटेनिंग तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, और स्कोर भी आपको जबरदस्त स्कोर दिलाया जाएगा। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप हमारे चैनल यानी प्रयास साइंस क्लासेज को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना मत भूलिए, और इससे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। इस तरह की बात रहा। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूअस ब्रीडर्स की बात करते हैं। अगला जो स्लाइड है हमारा सेंसेंट फेज की बात। 3 फेजेज मैंने आपको बताया था, 3 फेजेज क्या क्या था, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्या था,
तो पहला आपको मैंने बताया जुवेनाइल, दूसरा रिप्रोडक्टिव और तीसरा सेनेसेंट। तो अब आते हैं तीसरे फेज की बात, यानी सेनेसेंस फेज की बात करते हैं, यानी एजिंग की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो आफ्टर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ध्यान देना, पहले बात क्या था, एट द एंड ऑफ जुवेनाइल फेज। पहला स्टार्टिंग किसका था, तो जुवेनाइल यानी ग्रोथ फेज का, यानी वेजिटेटिव फेज का इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स। बट जुवेनाइल फेज के जस्ट बाद कौन सा फेज आया, रिप्रोडक्टिव फेज आया। और रिप्रोडक्टिव के एट द एंड क्या होगा, आफ्टर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जो ही रिप्रोडक्टिव परिपक्वता आती है, मतलब प्रजनन परिपक्वता आती है, ऑल ऑर्गेनिज्म किसमें इंटर कर जाता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी की बात इंटर कर जाता है किसमें, सेनेसेंट फेज में, मतलब ओल्ड स्टेज के फेज में। वही बुढ़ौती वाला लाठी लेके लगता है, खांसते रहता है, खा खा खा। मतलब क्या होता है जनरली कि अब हम लोग क्या करते हैं, अपने देखते हैं अपने सोसाइटी में, तो क्या होता है, एक तो 12 बजे रात तक सीताराम सीताराम करता रहता है, सुबह में उठ के चालू कर देता है, यानी ना खुद सोता है ना हम लोगों को सोने देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारे कहीं ना कहीं वेल विशिंग करते हैं, सो बात रहता है। ठीक है, ध्यान देते हैं बात। अगला आया क्या, सेनेसेंट फेज की बात आया, मतलब ओल्ड स्टेज फेज की बात आया। तो सेनेसेंट में मे बी डिफाइंड एज द पीरियड बिटवीन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एंड डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी जब आ गई, उसका रिप्रोडक्टिव फेज की बात जो आता है, और क्या कि डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जब तक आदमी डेथ न कर जाए तब तक के बीच के फेज को क्या कहा जाएगा, सेनेसेंट फेज कहा जाएगा। मतलब वही एक पैर कब्र में भी लटका पड़ा होगा, मतलब आई मीन मौत के भी रास्ता देख रहा होगा, मतलब मृत्यु को भी, जैसे या भीष्म पितामह की तरह मृत्यु सैया पे भी होगा, आई मीन प्राण नहीं निकला होगा, तब तक के फेज को क्या कहा जाएगा, सेनेसेंट फेज कहा जाएगा। राइट, ठीक है, इस तरह की बात रहा। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर, ये बात ध्यान रखिएगा, हार्मोन्स का अहम रोल है भाई, समझे बात की नहीं, तो ध्यान देना। हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द 3 फेजेज। वही मैंने बताया, जो कुछ भी चेंजिंग लेके आता है, कौन लेके आता है, तो हार्मोन्स लेके आता है। कौन लेके आया, हार्मोन्स लेके आया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया कि हार्मोन्स अगर ज्यादा सेक्रेट हो तब पर भी कांड करना चालू होता है, ना सेक्रेट हो तब पर भी परेशान होता है। समझ में आया बात, यानी इन टर्म्स ऑफ हमारे बॉडी की बात करते हैं, तो अगर किसी चीज की कमी है तब पर भी डिफिशियंसी डिजीज, एक्सेस हो गया तब पर भी डिजीजे होता है। समझ में आया कि नहीं आया, जो आपको हम बताएंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और चैप्टर का नाम आता है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, ये सब की चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो बात आया क्या कि पौधे में भी हो तब या जंतु में भी हो तब, यानी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पादप और जंतु की बात करते हैं, पौधे और जंतु की बात करते हैं, यानी पौधा और जानवर की बात करते हैं। हार्मोन्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांजिशन बिटवीन द, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशंस बिटवीन द 3 फेजेज, मतलब जुवेनाइल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव, और बात क्या रहा, जुवेनाइल, इसके बाद क्या, रिप्रोडक्टिव, और क्या, सेनेसेंस। तीनों में किसका रोल आएगा बउआ, किसका रोल आएगा, तो हार्मोन्स का रोल होगा। किसका रोल होगा, हार्मोन्स का। ठीक है, किसका रोल होगा, हार्मोन्स का। ये बात रहा सेनेसेंट 3 फेज के बाद। तीनों में क्या होता है, हार्मोन्स जो होता है अहम रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तीनों के बदलाव में, ट्रांजिशन में। ठीक है, नेक्स्ट बात रहा आपका इंटरेक्शन की बात करते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। समझे, जैसे अभी के दिनों में टीनेजर एज ग्रुप में कोई गुजर रही होती है तो नयन सुख बढ़ जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। आई मीन कहना क्या चाह रहे हैं आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, उतना ओपनली नहीं बताएंगे, बहुत तरह की बात रहा। तो इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, तो भाई इन्वायरमेंट वैसा है, क्या कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन बिटवीन क्या होता है, इंटरेक्ट की बात आ जाती है, तो हार्मोन्स और सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। आपने सॉन्ग भी सुन रखा होगा, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो वही हाल यहाँ भी रहा। ऐसा करके आपने सॉन्ग सुना होगा, पता नहीं कौन सी मूवी की है, वो बात की बात रहा, हम लोगों ने सुन रखा है कि इस तरह की बात। तो हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और हार्मोन्स का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी फीलिंग जगाता है। समझ में आया बात, तो सो बात रहा। ठीक है, एंड द एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसी की भांति और जीवों का क्या होता है, उससे जुड़ा हुआ बिहेवियरल भी क्या आता है, एक्सप्रेशन हो पाता है। समझ में आया, जैसा कि आपने सुन रखा हो बहुतों से लोगों के, यानी जनरली क्या होता है, अगर कोई बॉयज मैसेज करे तो कुछ रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन गर्ल्स का मैसेज आएगा तो क्या होता है, हाई के बदला 4 गो हेलो जाता है। समझ में आया बात की नहीं है, मतलब क्या होता है, जनरली मेल के कंपैरेटिवली फीमेल के स्टेटस के प्रति लोग क्या होता है, ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है। तो वही बात रहा, कहने का मतलब जो मैं बताना क्या चाहता हूं आप भली भांति जानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं इसके बाद, यानी पूरा का पूरा हार्मोन्स का अहम रोल होता है, और इन्वायरमेंट सेंट्रल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, जो किसको रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस को, मतलब
फीलिंग जगाता है और भी बहुत तरह की बात आता है, समझे बात कि नहीं। जो इन दिनों क्या होता है, आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है, जो मैंने बोला आप लोग स्कूल कॉलेज में देखा होगा, टीनेजर्स एज ग्रुप को क्या होता है, बॉयज होता है या गर्ल्स होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं। रीजन थोड़ा सा ये होता है, हार्मोन्स का हम रोल होता है, ठीक है, यानी सुन भी रखा होगा अपोजिट चार्जेस, तो यहाँ भी क्या होता है, अपोजिट जेंडर भी क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। बॉयज भी इस फिराक में रहता है, भाई कौन से स्कूल में कितना ज्यादा गर्ल्स पढ़ती है या किधर कौन से हॉस्टल में किधर ज्यादा, ये बहुत तरह की बात रहा, सो बात, तो उस बात को थोड़ा सा जो कि कहीं ना कहीं मतलब बैलेंसिंग की बात आती, थोड़ा सा समझने बुझने की बात है। अब देखो आप, मैं इंटरटेनिंग पर्पस से आपको बोल दिया ऐसा कुछ मतलब इंटेंशनली नहीं सोचा कीजिएगा। नेक्स्ट बात रहा, अगले स्लाइड पे आते हैं। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब कौन कौन से कांड होता है भाई इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में कौन कौन सा कांड होगा। रामायण का बहुत सा कांड आपने पढ़ रखा होगा, सुंदरकांड, फलना फलना, बहुत तरह की बात है। तो उसी तरह से अब वो अलग आ गया, वो रिलीजियस पर्पस है, वो बातें अलग है, लेकिन मैं यहाँ की बात करता हूँ आपको लैंगिक जनन में कौन कौन सा कांड होता है, उस कांड की बात करते हैं, यानी कौन कौन से घटनाएं होती है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कौन कौन से कांड की बात करें, अपने शब्दों की बात आया, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग है क्या, तो ये बात जानते हैं हम लोग भोजपुरी वाले हैं, मतलब आई मीन कहने का मतलब कितना भी पार्टी सार्टी हो लेकिन भोजपुरी ना बजा तो बजा का, तो कितना भी हम टेक्सचुअल पढ़ के बता दे, आपको समझा दे, एक एक बता दे, लेकिन तब पर भी जब तक अपने अंदाज में जो हम लोग होते हैं नहीं समझे तो फिर समझे क्या, ठीक है, मजा कहाँ आया, सो बात रहा। तो दैट्स व्हाई, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैसे चिन्हित किया जाता है, कैसे मार्क किया जाता है, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब इसी को अपने शब्दों में अगर कहा जाए तो बहुआ क्या, तो वही इलू इलू, आई मीन सेक्सुअल जो कुछ भी गैमेट था, मेल और फीमेल गैमेट की बात करते हैं, स्पर्म और ओवम की बात करते हैं, तो दोनों का क्या होता है, मिलने की बात आ जाता है, ठीक है। गाना सुना होगा, चले आना तू पान की दुकान पे, मिलने की बात करती है, बहुत तरह की बातें हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, स्पर्म और ओवम का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और इसी फ्यूजन को क्या कहते हैं, उस इवेंट को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, क्या कहलाता है, यानी स्पर्म और ओवम का, यानी या मतलब प्लांट्स की बात करें, पॉलन ग्रेन और एग की बात कर लेते हैं, अगर फ्यूज कर जाता है तो क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। इन अदर वर्ड्स फर्टिलाइजेशन को ही क्या कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। सिन का मतलब साथ हो जाता है, और दोनों के दोनों गैमेट्स एक साथ आ गया तो क्या कहलाएगा, सिनगैमी कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसको चिन्हित किया जाता है। फॉर्मेशन तो वहां भी था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी था, लेकिन क्या था, वहां फ्यूजन नहीं था, दोनों के दोनों गैमेट आके क्या किया था, कंबाइन नहीं कर रहा था, फ्यूज नहीं कर रहा था। लेकिन जो ही फ्यूज हुआ, ठीक है, तो फ्यूजन होता है कहां पे है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कांड है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। कौन कौन से गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट की बात मैंने बताया, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। मेल गैमेट की बात क्या था, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, ठीक है, और फीमेल गैमेट की बात करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, एग की बात करेंगे। किसकी बात होगा, एग, यानी इसी को क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन होता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो निषेचन कहा जाता है, ठीक है, यानी क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन को निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट बात आते हैं कि एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब जब फर्टिलाइजेशन होगा भाई, कुछ कांड होगा तो कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा ना, तो आउटपुट क्या है सो जानते हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन किसका फॉर्मेशन होगा, तो जाइगोट का, और उस जाइगोट को कहते क्या है, तो युग्मनज कहते हैं। यानी ऐसे का अगर कहा जाए तो फर्टिलाइज एग है, एग ही फर्टिलाइज हो गया। एग अपने आप में किसके न्यूक्लियस को समाहित कर लिया, तो स्पर्म के न्यूक्लियस को, सो बात रहा, ठीक है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद लेटर ऑन क्या होगा, एम्ब्रायोजेनेसिस, मतलब जाइगोट ही किसमें बदलेगा, एम्ब्रायो में बदलेगा। किसमें बदलेगा, एम्ब्रायो में। समझ में आया, यहाँ तक कोई दुख दर्द, कोई गिला शिकवा, कोई रुसवाई, ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है। आई मीन डाउट को ही मैंने बोला, कोई गिला शिकवा, दुख दर्द और रुसवाई। अरे भाई देखो, टीचर से और डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, और आई मीन आप डॉक्टर के रफ्तार में है, डॉक्टर के रेस में है, ठीक है, मतलब अगर तरीके से पढ़िएगा तो मेडिकल कॉलेज दूर नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है, यानी अगला है फॉर कन्वेनियंस। अब ध्यान दीजिएगा, सहूलियत के लिए, बउआ क्या देखते हैं सो देख लो। फॉर कन्वेनियंस, सहूलियत के लिए, ठीक है, दिस सेक्वेंशियल इवेंट्स मे बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। अब कहता है यही सेक्वेंशियल इवेंट्स, मतलब क्रमिक इवेंट्स, जो
पहले क्या हुआ वैसे करके मतलब गैमेट्स बनेगा, ट्रांसफर होगा, बहुत तरह की बात। तो फॉर कन्वीनियंस दिस सीक्वेंशियल इवेंट्स में बी ग्रुप्ड, इसको कैटेगराइज किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, ग्रुपिंग किया जाता है 3 अलग अलग स्टेजेज में, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेज, नेमली प्री फर्टिलाइजेशन, कौन है बउआ, प्री फर्टिलाइजेशन पूर्व निषेचन, फर्टिलाइजेशन निषेचन, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी बाद का, निषेचन के बाद का इवेंट्स की बात है। या 3 को कांड आ गया, वही समझ लो आप, जैसे रामायण में आपने पढ़ा है कि बाल कांड तो सुंदर कांड, तो मतलब बहुत तरह की बात, पता नहीं कौन कौन सा मतलब नाम दिया गया वैसे करके, यानी कांड कहीं ना कहीं शब्द दे रखा है वैसे करके, कब पता नहीं लिटरल मीनिंग क्या होता है, हालांकि मैं यूज करता हूँ, बात की बात आया, ठीक है, वैसे ही मतलब एंटरटेनिंग पर्पज से मैं बोल देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगले स्लाइड की बात करते हैं। तो पहला क्या है, 3 इवेंट मैंने बताया फॉर कन्वीनियंस, इसी को क्या किया गया, 3 इवेंट्स में कैटेगराइज किया गया, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पहले क्या आते, प्री और पोस्ट, आपने सुन रखा होगा थोड़ा सा। अब देखो थोड़ा सा अंग्रेजी में लेके चलते हैं आपको। प्रीफिक्स की बात मैंने आपको बता रखा होगा, इट इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर। ये होता क्या है, ये प्रीफिक्स कोई भी उपसर्ग की बात करते हैं तो या तो एक अक्षर होगा या अक्षरों का समूह होगा जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लिटरली अगर अकेले आए तो उसका क्या होता है, देयर इज नो मीनिंग, ठीक है। बट व्हेन इट इज एडेड बिफोर अ वर्ड तो क्या कर देता है, एक नया सा अर्थ लेके आ जाता है, समझ में आया, ठीक है, यानी चेंज देयर मीनिंग की बात आ जाता है, यानी इट इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड बिफोर अ वर्ड टू चेंज देयर मीनिंग या फॉर्म न्यू वर्ड विद न्यू मीनिंग। सो बात रहा, ठीक है। तो प्री की बात करते हैं, जैसे सिम की बात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग भी जानू सोना बाबू के लिए चर्चर को सिम रखा करते हैं, वो आप इस एज ग्रुप से गुजर रहे होइएगा, बहुत तरह की बात रहा, ठीक है। हालांकि आज जियो फ्री है लेकिन तब पर भी हैंडल करने का तरीकों सा बहुतों सा तरीके होते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, प्री का मतलब क्या आएगा, पहले, ये प्रीफिक्स हो गया, क्या है, प्रीफिक्स है। तो प्री का मतलब क्या होता है, पहले। जस्ट अभी मैं एग्जांपल दे रहा था सिम के रिगार्डिंग। तो जैसे क्या होता है आजकल नाउअडेज सिम में भी प्रीपेड और पोस्टपेड चलते हैं, पहले रिचार्ज करा लो भाई, ओकरा बाद 28 दिन यूज करना, जितना दिन का आप टैरिफ ले रखा है उतना दिन अनलिमिटेड यूज करो, जो भी उसका लिमिटेड जो जिस तरह का पैक आपने लिया है तो प्रीपेड हो गया, ठीक है। कुछ होता है क्या, पहले इस्तेमाल करो बाद में क्या आता है, मतलब पैसा दो, मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, सो वाला हाल बात आया। तो यहाँ पोस्ट पेड में क्या होता है, पहले आप यूज कर लीजिए और उसके बाद जो बिल आया सो आप पे कीजिए, तो पोस्ट पेड हो गया, ठीक है। बिजली में भी नाउअडेज वही बात आता है, जो हम लोग एक्चुअली जो मीटर होता है तो प्रीपेड मीटर नाउअडेज लगाया जाता है, पहले के दिनों में क्या था, पोस्ट पेड हुआ करता था। समझ में आया, यहाँ तक कोई दुख दर्द, कोई गिला शिकवा, कोई रुसवाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या रहा, प्री का मतलब क्या होता है, पहले की बात करते हैं, बिफोर की बात कर लेते हैं, और पोस्ट का मतलब क्या होता है, आफ्टर। ये सब क्या आया, मतलब प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से मतलब हुआ वही इलू, मतलब आई मीन कि फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन या सिनगैमी से पहले का इवेंट, समझ में आया, मतलब मिलने जाने से पहले, कुछ कांड करने से पहले जो अपने आप को मतलब बहुत तरह का आप सजते हैं वो भी सजती हैं, तो उसी तरह का जो इवेंट रहा उस तरह की बात करते हैं, मतलब आई मीन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। सो बात रहा, तो ऐसे ही बात आया। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात कर लेते हैं। द 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, कितना है, 2 मेन, मुख्य कितने, 2। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 बात आता है। पहला इवेंट क्या है, गैमेटोजेनेसिस, बहुआ जेनेसिस, जेनेसिस कहां से वर्ड आया, तो जेनरेट से आया, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। क्या कहा जाएगा, गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स बनने के बाद सेक्स सेल्स बनने की बात आ जाएगा, उस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो अगर भोज बना है तो भोज ट्रांसफर तो होता है, पार्सलों तक किया जाता है, तो उसी तरह की बात आया यहाँ पे। अगर गैमेट्स बना है तो अगला इवेंट क्या है इसी का, गैमेट के ट्रांसफर का, किसका, गैमेट के ट्रांसफर का। तो 2 इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, एक है क्या, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या, गैमेट ट्रांसफर, राइट, ठीक है। अगर स्पीड फास्ट लगे आपको तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं आपको स्लो स्पीड में बता पाऊंगा, राइट, ठीक है। अगले बात करते हैं, तो गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस, मतलब उस गैमेटोजेनेसिस का शाब्दिक अर्थ क्या है, डिफिनीशन क्या है, सो पढ़ लेते हैं। और बहुत सा मैं, अगर आप हमारे चैनल को अगर हार्टली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हैं तो मैं आपको
होल हार्टेडली आई मीन मतलब उससे क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा, हमारी मेहनत को लगेगा कि कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिल रहा है, तो मैं आपके लिए और भी जितोड़ मेहनत करूंगा, जुनूनी मेहनत करूंगा, ताकि आपको मेडिकल कॉलेज मिले ही 2024 में आप किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में हो। और 11-12 दोनों का लेक्चर इस चैनल पे अपलोडेड होंगे, ठीक है। चैनल ने मत भूलिएगा, प्रयास साइंस क्लासेज, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों को भी आई मीन ये नहीं कि खुद पढ़ लिए और दोस्तवा को छोड़ दिए, हम तो मेडिकल कॉलेज में चल गए और दोस्तवा इधरे रह गया, तो उस तरह का दोस्ती मत किया कीजिएगा, ठीक है। मतलब अपने भी पढ़िएगा और दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा, समझे बात कि नहीं। बांटने से घटेगा नहीं, कुछ बात शेयर करने में कुछ जाता नहीं है, जितना का मतलब इस तरह की बात रहा, ठीक है। और नॉलेज बांटने से बढ़ता ही आई मीन कहीं ना कहीं किसी का आप जरिया बन सकते हैं, किसी के जिंदगी बनाने का जरिया बन सकते हैं। आपका एक शेयर अगर उस बढ़िया चैनल पे आ जाता है, हमसे जुड़ जाता है, तो क्या होगा उसका मतलब आई मीन कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में, अच्छे से मेडिकल कॉलेज में जरूर पहुंचेगा, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। ये प्रयास साइंस क्लासेज और मुद्रिका कुमार सिंह का वादा है आपसे, अब ध्यान दीजिएगा। तो गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यानी एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट, ध्यान दीजिएगा। यानी तो उसको क्या कहा जाएगा, गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, और फीमेल गैमेट की बात करते हैं मतलब ओवम। तो अगर स्पर्म फॉर्मेशन की बात आ जाती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis, डबल ओ जीनेसिस की बात करते हैं, जो हम इस बात को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भली भांति डिटेल में जानेंगे, पूरा का पूरा खाता खेसरा खतियान सब कुछ जानेंगे, कुछ बचिए नहीं जाएगा, समझे बात। कौन से चैप्टर में, तो चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यानी मानवों में जनन, मानव में प्रजनन, ठीक है। ह्यूमन कैसे कांड पे कांड करता है, समझे बात कि नहीं, कि बहुत सा तो सो बात रहा, जानेंगे धीरे धीरे, सब्र करो थोड़ा सा। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में क्या होता है, oogenesis, ठीक है। मेल की बात करते हैं तो नाम बता देता हूं मैं आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसा मत समझ लीजिएगा भाई कि फीमेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और मेल में क्या करते हैं, oogenesis, उल्टा मत कर देना, ठीक है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और फीमेल में क्या होगा, oogenesis। क्या होगा, oogenesis, यानी एग का फॉर्मेशन, समझे बात। और जेनेसिस का मतलब ही होता है जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, फॉर्म करना, सो बात रहा। और गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लाइड, गैमेट्स जो होता है बउआ क्या है, तो हैप्लाइड है। हैप्लाइड कहने का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का कितना सेट, तो सिंगल सेट, एक के गो सेट, ठीक है। तो गैमेट्स में क्या होता है कि क्रोमोजोम्स का क्या होता है, सिंगल सेट्स होता है, दैट्स व्हाई गैमेट्स क्या कहलाता है, हैप्लाइड सेल्स कहलाता है। गैमेट्स आर हैप्लाइड सेल्स, राइट। और गैमेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट बेंड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो गैमेट्स आर इनवेरिएबली हैप्लाइड, गैमेट्स बगैर अनएम्बिगियसली आप कह सकते हैं गैमेट्स क्या है, हैप्लाइड होता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स, ध्यान दीजिएगा। होमो का मतलब होता है भाई सेम, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और आइसो का मतलब भी सेम होता है। तो क्या है, होमोगैमेट मतलब सेम गैमेट। तो कैसे, पहले जो दिखता है वही बिकता है, तो पहले देखने की बात करेंगे, समझे कि नहीं। तो इन सम अलगी की बात करते हैं, कुछ अलगी है जैसे क्लेडोफोरा की बात कर लेते हैं। तो इन सम अलगी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर, इतना सिमिलर होगा भाई, टुन्नू मुन्नू, मतलब समझ में आ रहा है। कुछ कुछ जुड़वा, ऐसा ना जुड़वा होता है भाई, उसको आलू वाला चश्मा लगा के देखना पड़ता है कि कुछ अंतर तो नजर ना आ रहा है, अंतर होता है तो वैसे करके। तो लेकिन यहाँ क्या है, इन सम अलगी, कुछ अलगी की बात करते हैं। तो कुछ अलगी में क्या होता है, गैमेट्स यानी सेक्स सेल्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस, दिखावट में, लुकअप में, दिखने में इतना सिमिलर होगा कि आप उसमें मतलब कैटेगराइज कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो वैसन को क्या कहा जाएगा, वैसे वाले को कहा जाता है होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स, राइट। यहाँ तक कोई दुख दर्द, कोई गिला शिकवा, यानी कहने का मतलब क्या आया, कुछ ऐसे स्पेसीज होते हैं, यानी इन सम ऑफ द अलगा गैमेट्स आर, ठीक है, सो सिमिलर इन अपीयरेंस दैट इज नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल। ये मतलब मेल गैमेट है कि फीमेल गैमेट्स पता ही नहीं चल पाता, इतना सिमिलर होता है। तो उसको क्या कहा जाता है, वैसे गैमेट्स को कहा जाता है होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स। नेक्स्ट बात आते हैं, अब आया क्या, हेटेरोगैमेट्स, मतलब
डिफरेंट गैमेट्स। हेटेरो का मतलब क्या होता है भाई? हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। क्या? डिफरेंट। ठीक है, तो हेटेरो गैमेट्स ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इन अ मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, फिर आया मेजोरिटी, पहले मैंने बता दिया बउआ, नीट वाला। ठीक है, नीट वाला क्या ध्यान रखना है? ऑल बट सम मेजर मोस्ट, इस सब पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इन मेजोरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप, दो अलग अलग टाइप का, कोई छोटा कोई बड़ा, समझे बात कि नहीं? वैसे टाइप का होता है तो इस तरह की बात आ जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा? हेटेरोगैमेट्स कहा जाएगा। तो ह्यूमन का जो गैमेट्स होता है ये भी हेटेरोगैमेट्स होता है। स्पर्म माइक्रोस्कोपिक हो जाता है और ओवम क्या होता है? लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू स्पर्म, तो क्या कहलाएगा? हेटेरोगैमेट्स। समझे? नेक्स्ट है आपका इन मेजोरिटी ऑफ एनिमल स्पेसीज। अब जंतु प्रजाति की बात करते हैं, बहुताया। बहुताया, ठीक है, जंतु प्रजाति में इंडिविजुअल्स आर आइदर मेल और फीमेल। अब देखो ध्यान देना, अब जंतु में, जानवर में या तो बेचारा मेल होगा ना तो फीमेल होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों होगा, कि मेलो पार्ट फीमेलो पार्ट, समझे? वो अलग सा कैसे जाता है तो उसकी बात करते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ एनिमल स्पेसीज इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत जो होता है, आइदर मेल या फीमेल, सच एनिमल्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग भी यूनिसेक्सुअल है, यानी अपने आप में देखना। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मत देखना, वॉशरूम में जाके देखना भाई। ठीक है, कहने का मतलब क्या आया, थोड़ा सा समझ लेना कि मेल के पास ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा नहीं होगा कि दोनों सिस्टम उसके पास हो। समझ में आया बात कि नहीं आया? ठीक है, तो ये बात रहा। तो ह्यूमन्स आर यूनिसेक्सुअल, क्या होगा? यूनिसेक्सुअल होता है। मंकी भी क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। मतलब कहने का मतलब सुना होगा कि जनाना और मर्दाना, बहुत तरह की बात है वैसे करके, मतलब नर और मादा सुना होगा। ठीक है, तो ह्यूमन, मंकी और कॉकरोच ये क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। हाँ, और नीट एस्पिरेंट, इस बात को भी गांठ बांध लीजिए। ठीक है, पूरे के पूरे दिमाग में हमेशा बना के रखिए कि क्या होता है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, तो एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, नेवर एवर, ठीक है, फॉरगेट टू रिमेंबर टू लर्न एग्जाम्पल्स, राइट? तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, तू किसके साथ रखिएगा? किसी और के साथ नहीं। ठीक है, वो धोखा देके चली जाएगी। लेकिन ये एग्जाम्पल्स अगर आप कर जाते हैं, आई मीन क्या होगा, तो आपका इस तरह का जितना भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो एक क्वेश्चन सही होता है 4 मार्क्स। समझ में आया बात कि नहीं आया? ठीक है, अब देखो आप, सम एनिमल स्पेसीज पजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सब कुछ ऐसा भी होता है। मोस्ट ऑफ तो क्या होता है कि अलग अलग वाला होता है, लेकिन कुछ ऐसा न होता है भाई कि जिसके पास दोनों होगा, मेलो होता है और फीमेलो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। सच एज एनिमल्स आर टर्म्ड एज बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। उसको क्या कहता है? बाई। बाई का मतलब है, कल बताए थे, मतलब बाई या डाई, बी आई। बाई या डाई का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, बी आई, बाई और डाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। वो वाला बाई मत समझ लेना जो हमारे घरों में आती है, क्या करने? पोछा लगाने। समझे बात कि नहीं? तो बाई और डाई का यहाँ मतलब क्या बनता है? ठीक है, 2। जो आप बाइनरी नंबर सिस्टम जानते हैं, बाई या डाई का मतलब क्या हो जाता है? 2 होता है। सो बात रहा। तो क्या कहा कि इन सम एनिमल स्पेसीज पजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही इंडिविजुअल में दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, तो क्या कहलाएगा? बाइसेक्सुअल कहा जाएगा, या इसी को क्या कहते हैं बउआ? हर्माफ्रोडाइट। क्या कहा जाता है? हर्माफ्रोडाइट। अब देखो, फिर इसका भी एग्जाम्पल जरूर याद रखना, उसको भूल जाना, लेकिन इसको मत भूलना बउआ। एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो स्पॉन्जी, टेपवर्म, अर्थवर्म और लीच। ठीक है, केंचुआ, जोंक। समझे बात कि नहीं? और टेपवर्म और स्पॉन्जी की बात करते हैं, ये क्या होता है? ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब बाइसेक्सुअल होता है। एक में दोनों, मेलो रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेलो रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो फिर कांड कैसे करेगा वो भी बताएंगे आगे, जब एक के साथ रहता है तब।
इन डायप्लाइड ऑर्गेनिज्म, अब देखो डायप्लाइड ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ, जिसके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम है। हैप्लाइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, और डायप्लाइड का मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोजोम, उसकी बात करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स जिसको क्या कहते हैं, मियोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, मियोसाइट्स, ठीक है। तो इन डायप्लाइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है, दैट इज गैमेट मदर सेल्स, उसको क्या कहा जाता है, मियोसाइट्स कहा जाता है, यानी गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। गैमेट फॉर्मेटिंग मतलब कहते हैं द सेल्स दैट आर एबल टू फॉर्म गैमेट्स, उसको क्या कहा जाएगा, मियोसाइट्स कहा जाएगा, गैमेट मदर सेल्स कहा जाएगा, उसकी चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो क्या आएगा, मियोसाइट्स अंडरगो मियोसिस। बउआ आप पढ़ रखे हैं क्लास 9th में भी सेल डिवीजन और क्लास 11th में भी सेल साइकिल और सेल डिवीजन। नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पे ही आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन अद्भुत तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा कंटेंट आपको बहुत ही जल्द, ध्यान दीजिएगा। तो मियोसाइट दैट इज गैमेट मदर सेल्स, तो क्या होगा, मियोसिस होता है। बउआ मियोसिस क्या हुआ, तो रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। समझ में आया बात, यानी सो बात रहा। तो ये मियोसिस, यानी इसको मियोटिक डिवीजन भी कहा जाएगा मियोसिस को, और रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। सो बात रहा। तो गैमेट मदर सेल्स क्या करता है, मियोसिस करके थ्रू क्या बनाता है, तो गैमेट्स बनाता है। क्या बना लेगा, गैमेट बनाएगा, मतलब सेक्स सेल्स बनाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, ठीक है। जस्ट इसके आगे आते हैं। अब आगे क्या है, थोड़ा सा ही और गैमेट ट्रांसफर की बात करते हैं। गैमेट ट्रांसफर अगला इवेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन में ही क्या है, गैमेट ट्रांसफर। तो आफ्टर देयर फॉर्मेशन, केकरा फॉर्मेशन, तो क्या बना था, गैमेट बना था, सेक्स सेल्स बना था, मतलब स्पर्म और ओवम बना था। तो और पहले ही मैंने बता देता हूं, मैं बता दिया आपको, यह चैप्टर जो है ना, तो कई चैप्टर से लिंकअप है, मतलब बेचारा बिखरा पड़ा है। समझ में आया, बिखरा पड़ा कहने का मतलब देखो इस चैप्टर का कौन कौन से चैप्टर से लिंकअप है। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 2 द मतलब आई मीन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड चैप्टर क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, प्लांट किंगडम। फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम, यानी टोटली आपका आ गया डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यूनिट नंबर 1, जो सबके बस की बात नहीं है पढ़ पाना और पढ़ा पाना, मतलब रट्टा मार है, तो उसको हम बहुत ही फनी वे में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इंतजार कीजिएगा डाइवर्सिटी का, और एक अद्भुत तरीके से लेके आएंगे आपको डाइवर्सिटी, हम परोसेंगे, समझे। तो ये रहा। अगला क्या है, मॉर्फोलॉजी में भी इसका रोल आता है। किसका रोल आता है, मॉर्फोलॉजी में डाइवर्सिटी का, सॉरी मतलब ये रिप्रोडक्शन कहाँ है, मॉर्फोलॉजी में भी है। कहाँ है, तो मॉर्फोलॉजी में भी बात आता है। उसके बाद की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर की बात आता है, तो क्लास 12th का ही ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अगला ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस सब चैप्टर का मतलब पूरे के पूरे बिखरा पड़ा हुआ इस चैप्टर का कंटेंट। समझ में आया बात कि नहीं आया, सो बात रहा। अब आता है गैमेट ट्रांसफर की बात करते हैं। तो आफ्टर देयर फॉर्मेशन, यानी गैमेट फॉर्मेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर। भाई होगा क्या, इस दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक साथ लाना पड़ेगा, मतलब ठीक है। सेटिंग जब हो गया है तो मिलने का प्लेस भी चाहिए, वही बात रहा, ठीक है। कि फोनवे पर देखा देखी चलेगा, और दूरे से हाय मुहवा से हेलो होला, और क्या कहते हैं टाटा वाला बात सो रहा। तो आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर, दोनों के दोनों गैमेट्स, ठीक है। दोनों में तरफ होता है, ना कि खाली मेले में यानी बाजे में होता है, सो बात। तो मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट देयर फ्यूजन, यानी फ्यूजन मतलब कंबाइन करने के लिए, वही इलू इलू, ठीक है। आई मीन फर्टिलाइजेशन के लिए, सिनगैमी के लिए, दोनों को एक जगह लेके आया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये बात रहा। तो उसी को क्या कहते हैं, अब देखो, तो गैमेट ट्रांसफर कहा जाता है, यानी द प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर या ब्रिंगिंग टुगेदर मेल एंड फीमेल गैमेट क्या कहलाता है, गैमेट ट्रांसफर कहलाता है। थोड़ा तुम दो थोड़ा हम देते हैं, सो बात रहा। तो वैसे करके बात आता है, ठीक है। तो यानी गैमेट ट्रांसफर की बात आया। अब देखो अगला है फर्टिलाइजेशन। इसी फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी कहते हैं, और सिन का मतलब होता है बउआ
टुगेदर, सिन का मतलब क्या हो जाता है, टुगेदर। इस बात को हम क्या करेंगे, मतलब प्रीफिक्स के तौर पे समझ लो आप। और गैमेट एक साथ आ गया तो हम ना कहेंगे गैमी, गैमस, सिनगैमस, यानी एक जगह आ गया। सो बात रहा। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट वाइटल, मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कांड क्या रहा, तो गैमेट्स को फ्यूज करवाना। अगर गैमेट का फ्यूज नहीं हुआ तब हुआ काहे का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया बात कि नहीं आया? सो बात रहा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। और एज अ रिजल्ट ऑफ सिनगैमी होता क्या है, जाइगोट जो बनता है बउआ, जाइगोट क्या था, तो फर्टिलाइज एग था। जाइगोट क्या है, तो फर्टिलाइज एग। एग ही क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। तो फर्टिलाइज एग जाइगोट। और जाइगोट कैसा होता है, तो डाइप्लाइड होगा, मतलब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। समझ में आया? और गैमेट्स क्या होगा, हैप्लाइड होगा, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। यहां तक कोई दुख दर्द, कोई गिला शिकवा, कोई रुसवा रुसवाई, समझे? ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का होगा कुछ दुख दर्द हो तो कमेंट में पक्का पुट कीजिएगा, सर सच एंड सच, ठीक है, प्रॉब्लम आई फेस। समझे बात कि नहीं, बता दीजिएगा, ठीक है, वो भी दुख दर्द दूर किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कहाँ पे, अगला स्लाइड क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा, समझिएगा। तो इस बात को मत भूलिएगा। कौन सी बात, हमारे चैनल यानी प्रयास साइंस क्लासेज, क्या करना, तो वही घंटा वाला आइकन दबाना, मतलब बेल आइकन दबाना। दूसरा सब्सक्राइब करना। तीसरा कमेंट करना। और बाद दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे, यानी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, इतने रिक्वेस्ट है आप लोगों से। समझे कि नहीं समझे? आगे आते हैं। अगला क्या रहा, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहरी की बात आया, बाहरी में कांड हो जाता है। समझे बात कि नहीं, तो उसकी बात आया। तो देखो आप, इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, किसमें, जलीय जीवों में, दोज ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव इन वाटर, उसको क्या कहा जाता है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज अ मेजोरिटी ऑफ फिशेज, अधिकतर फिशेज की बात करते हैं, ठीक है, मछलियों की बात करते हैं, एज वेल एज एम्फीबियंस। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो दोनों जगह रहते हैं, मतलब जैसा सुना होगा मीडिएटर जो होता है ना बेचारा, तो कनियों के भाई या बरबों के भाई, मतलब बीच में बिचमानी की बात करते हैं, तो वैसे करके। तो वही बात यहाँ पे आया, एम्फीबियन जो होता है जिसको उभयचर कहा जाता है। उभय का मतलब दोनों, ठीक है, तो दोनों जगह, मतलब लैंड पे भी, जमीन पे भी सरवाइव करेगा, ठीक है, और कहाँ, तो पानी में भी, ठीक है। वो गाना सुना होगा, पानी वाला डांस। सो बात रहा। चलिए, तो फिशेज और एम्फीबियंस की बात करते हैं, तो सिनगैमी कहाँ होता है, तो पानी में कांड होगा, यानी एक्सटर्नल मीडियम में ही कांड होता है, यानी वाटर में ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। दोनों का मीटिंग कहाँ हो जाएगा, वाटर में भी। इसको किसी ओयो की जरूरत नहीं होगी। समझ में आया बात कि नहीं आया? ये ब्लू आइज और हाइप्नोटाइज और क्या करते हैं, वाटर में ही कांड हो जाता है। तो देखो आप, तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्या बात रहा आपका, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? दिस टाइप ऑफ गैमेटिक फ्यूजन जो क्या होगा, फीमेल बॉडी के आउटसाइड हुआ, क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद मैं आपको 30 मिनट्स का वीडियो लेके आऊंगा। इतना ज्यादा मैं आपको इंटरटेन करा रहा हूं, डेट्स वाई थोड़ा सा लॉन्ग ले गया मैंने, नहीं तो मोस्ट, मतलब मैक्सिमम वीडियोज मैं दूंगा आपको। तो 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स में इंटरटेन भी कीजिएगा, और यानी हमारे यहाँ ना तो रटने का झंझट और ना तो भूलने का टेंशन। समझे बात की नहीं? बिंदास स्टडी, बिंदास टीचर, बिंदास चैनल, ठीक है, और मेडिकल कॉलेज तो पक्का आपका। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, यानी प्रयास साइंस क्लास है, जिसको क्या कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर, ठीक है। अगला क्या रहा, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया, यानी बाहरी दुनिया में ही, यानी वाटरी मीडियम में ही क्या कर लेता है, दोनों का इलू इलू हो जाता है। आई मीन स्पर्म और ओवम का, यानी कहने का मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या हो जाता है, मीटिंग हो जाता है, यानी सिनगैमी हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। किसमें होगा, तो ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होगा। समझे? अगला है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इस बेचारे को, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इन मेनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल का मतलब दोज ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव ऑन लैंड, ठीक है, जो जमीन पे आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है।
तो इन मेनी टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म सच एज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप जो रेंगता है, ठीक है। सो बात रहा तो इन मोस्ट और मेनी टेरेस्टेरियल ऑर्गेनिज्म सच एज रेप्टाइल्स। बर्ड्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? बर्ड्स, चिड़िया, पक्षी। रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है। सिनगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्या होगा? फीमेल बॉडी के इनसाइड में होगा। कहाँ कांड होगा? तो इनसाइड द बॉडी। इसका फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? तो फीमेल बॉडी के इनसाइड होगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी आंतरिक निषेचन। तो किसमें होगा? तो ये टेरेस्टेरियल में होगा। मेनी टेरेस्टेरियल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन और मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक में क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? समझे? यहां तक मेरे ख्याल से मेरा अगर आपका ध्यान हमारी तरफ रहा होगा, मेरी बातों पे रहा होगा, ऐसा नहीं मोबाइल तो खोल लिए, लेक्चर्स तो खोल लिए, साइंस प्रयास साइंस क्लासेज का, और ध्यान कहाँ है? तो नैनो में तुम बसी हो, उस पे ध्यान है, तो कहीं नहीं होगा। या आधा आप क्या करते हैं? हमारा लेक्चर देखते हैं MX प्लेयर से, और आधा क्या करते हैं? टेक्सचुअल मैसेज करते हैं, हाय हेलो करते हैं। तो क्या होगा? आपको दुख दर्द रह ही जाएगा। अगर ध्यान से आप एक बार हमारे चैनल हमारे लेक्चर्स आप पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना। नेक्स्ट आता है बात क्या? अगले स्लाइड की बात करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बता दिया। अगला क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन सा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी बाद वाला, समझे? मतलब कांड उंड कर लेते हैं, कहीं पकड़े उकड़े जाते हैं, वैसा वाला बात रहा। समझे बात की नहीं? तो यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली हो तब या इंटरनली हो तब, ठीक है। पानी वाला डांस हो तब, ठीक है, या कहने का मतलब ओयो वाला रूम बुक हो तब, बात की बात रहा। तो यहाँ बात आते हैं, इसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सुनना पहले। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी जो जाइगोट था क्या था? डाइप्लाइड था। जाइगोट क्या था? डाइप्लाइड था, और सिंगल सेल था, मतलब फर्टिलाइज एग था, ठीक है। आर कॉल्ड, उसकी बात करते हैं। तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद का जो कुछ भी कांड होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कुछ भी लैंगिक कहने का मतलब लैंगिक जनन का जो कुछ भी एक्टिविटी होगा, जो कुछ भी इवेंट होगा, क्या कहलाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। मतलब, ठीक है, यानी निषेचन के बाद वाली घटनाएं कहलाएगी, निषेचन के बाद वाली कांड कहलाएगी। समझ में आया? ठीक है। जैसा कि रामायण में आपने सुन रखा होगा, तरह तरह का कांड हुआ करता था, बाल कांड, तो सुंदर कांड, तो अयोध्या कांड, तरह तरह की बातें हैं। तो अगला आता है क्या? जाइगोट की बात करते हैं। क्या है? जाइगोट, दैट इज द वाइटल लिंक। इस बात को ध्यान रखना, यही वह कड़ी होता है दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। यहां से भी MTG 35 ईयर्स अगर पलटिएगा तो पहला क्वेश्चन यही होगा, ठीक है। समझे बात? मतलब कहने का मतलब क्या आता है? कौन सा ऐसा है कि दुद्दू को जनरेशन की बात का लिंक से जोड़े रखता है? तो जाइगोट दैट इज दी वाइटल लिंक दैट इंश्योर, जो निश्चित करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की निरंतरता को बिटवीन एक जनरेशन, मतलब जीवों में कैसा? तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। क्लियर है? यहां तक कोई दुख दर्द, कोई गिला शिकवा, कोई रुसवा रुसवाई। अब आगे आ जाते हैं। एवरी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है। प्रत्येक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ह्यूमन की बात, ह्यूमन भी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात रहा, अब आगे आते हैं थोड़ा सा एम्ब्रायोजेनेसिस की बात करते हैं, ठीक है। एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। जस्ट मात्र ओनली आपको 3 स्लाइड बचा, जिसको मैं अभी कवर करा देता हूं। तो एम्ब्रायोजेनेसिस ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा दिल दिमाग यहीं रखिएगा। ऐसा नहीं दिमाग यहां और दिल किसी और के पास। इस उम्र में लोग एक एक दिल से नहीं, कई दिल से जिया करते हैं, उसकी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और कहना क्या चाहता है भली बात ही समझ गए। तो एम्ब्रायोजेनेसिस, तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जाइगोट के बाद वाले स्ट्रक्चर को एम्ब्रायो कहा जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट, वही जाइगोट क्या होगा? 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाता जाएगा तो क्या कहलाएगा? एम्ब्रायो। मतलब इस तरह की बात आता है, जिसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट, इसको क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड, इज नोन एज, इज कंसिडर्ड एज एम्ब्रायोजेनेसिस। फिर जेनेसिस की बात आया, यानी एम्ब्रायो फॉर्मेशन की बात आया। समझ में आया? राइट। नेक्स्ट
ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट क्या करता है? तो देखो आप ध्यान देना, वहां मैंने बताया था मियोसाइट्स मतलब गैमेट मदर सेल्स जब गैमेटोजेनेसिस करेगा तो क्या होगा पता है? मियोसिस होगा, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा। लेकिन जब जाइगोट से एम्ब्रायो बनने की बात आती है तो सेल का नंबर बढ़ाने की बात आएगा, समझे? तो क्या होगा? माइटोसिस होगा। और इसी माइटोसिस को क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, जो सेल साइकिल और डिवीजन में पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? तो माइटोसिस दैट इज, इसको क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं? कि क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? एज अर्लियर पेरेंटल की तरह रह जाएगा। जो पेरेंटल सेल में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? यहाँ भी हुआ करता है। तो इसलिए माइटोसिस को क्या कहा जाता है? इक्वेशनल डिवीजन या माइटोटिक डिवीजन। इसी को क्या कहते हैं? माइटोटिक डिवीजन भी कहा जाता है। माइटोसिस को क्या कहते हैं? माइटोटिक डिवीजन। समझ में आया बात? ठीक है। जैसे हम आप में क्या होते हैं, बहुतों से ऐसे विद्यार्थियों का कई नाम होता है, मम्मी जी कुछ और, पापा जी कुछ और, नाना जी कुछ और, स्कूल का नाम कुछ और दोस्त लोग कुछ और रख देता है, समझे? मतलब आई मीन थोड़ा सा टीजी नाम, मतलब कहने का मतलब एरोगेंट करने वाला, चिढ़ाने वाला, गुस्साने वाला। और एक और दुनिया होता है जिसको हम तीसरी दुनिया कहते हैं, तो वहाँ भी कुछ नाम रहता है, बाबू सोना जानू, तो उसकी बात करते हैं। चलो देखो आप, तो उसी तरह से क्या रहा, माइटोसिस का 3 नाम हो गया, इक्वेशनल डिवीजन और माइटोटिक डिवीजन, राइट? समझ में आया? मेरे थोड़ा सा लेक्चर्स को अगर सुनिएगा तरीके से तो इट माइट बी पॉसिबल आप नींद में भी हंसिएगा, सपनों में भी, ईएमआई में, इंस्टॉलमेंट में हंसिएगा। जितना मैं आपको फनी वे से पढ़ाता हूँ, इंटरटेनिंग वे से पढ़ाता हूँ, मतलब ईएमआई में हंसना मतलब समझ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में हंसना, हंस लीजिएगा फिर बाद में हंसिएगा, ओह ऐसा कहे थे सर, सो बात रहेगा। चलिए, और हंसी हंसी में मैं आपको बहुत तरीके से बहुत कुछ कंसेप्ट दे के जाता हूं, जो आप डिट्टो नीट सीरीज में कराऊंगा, पीएमटी का क्वेश्चंस करवाऊंगा, धड़ल्ले से आप कर पाइएगा, ठीक है? मेंटी सीरीज या कहने का मतलब जो क्वेश्चन सीरीज होगा, तो आप फटाफट मेरे क्वेश्चन आएगा और आंसर, क्वेश्चन आएगा और आंसर, इतना आपका डिट्टो में कहता हूं, उतना आपको सो बात हो जाएगा, ठीक है? तो वाइल सेल डिवीजन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल्स, जबकि कहता क्या है, कोशिका जो विभाजन होता है, तो सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है। क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स की, कोशिकाओं की संख्याएं बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती है। इन द डेवलपिंग एम्ब्रायो, यानी क्या बताया मैंने, जाइगोट सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल के बाद 1 के बाद 2 बढ़ गया, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। और नाउ वडेज वी आर मल्टी सेलुलर, समझे बात की नहीं? एंडा गेंडा वाला किसी किसी का शकल होता है, आई मीन अगर देखो वैसे लोगों को जो पसर जाता है ना ज्यादा, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो कभी कभी ऑटो वाला भी उसको देख के नहीं रुकता है। क्या पता है क्या है? बता दे, एक्चुअली बैठेगा 2 गो से, मतलब आई मीन पसर के बैठता है, अब भाड़ा 1 के देगा, तो वैसे लोगों को देख के भाग जाता है, समझे बात की नहीं?